बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है टॉर्क है। और टॉर्क बड़ा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है। आपको मैं फ़र्स्ट पैराग्राफ पढ़ाने के बाद इसका बताऊंगा कि बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि जो वर्ड टॉर्क है इसको हम टर्निंग फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। एक्चुअली जब आप टर्निंग फोर्स कहेंगे तो आपको ये मतलब समझ आ जाएगा कि टॉर्क टर्निंग फोर्स है, यानी टॉर्क बिल्कुल एक नई क्वांटिटी नहीं है, ये फोर्स ही होती है, लेकिन टर्न करने वाली फोर्स यानी घुमाने वाली फोर्स होती है। बच्चों, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो फोर्स होती है ना उसको कहते हैं एजेंट विच प्रोड्यूस लीनियर चेंजेस, कि ऐसा एजेंट होता है जो लीनियर चेंज पैदा करता है। मतलब अगर आप एक चेयर के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो सीधी ही मूव कर जाएगी, तो ये जो एजेंट है जिसने ये चेंज पैदा किया है वो फोर्स है। लेकिन अगर आप उस पर फोर्स लगाएं चेयर के ऊपर, वो सीधी जाने के बजाय घूमना शुरू हो जाए, क्वांटिटी के रोटेट कर जाए, तो फिर जो आपने फोर्स लगाई ना वो फोर्स नहीं है, वो टर्निंग फोर्स है। यानी जो टॉर्क टर्निंग फोर्स होती है ये होती फोर्स ही है, लेकिन ये चीज़ों को टर्न करवाती है, घुमाती है। तो जो टर्निंग फोर्स है ना उसी को हम टॉर्क कहते हैं। ये रोटेशनल चेंजेस पैदा करती है। बहरहाल इस तरह से आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो टॉर्क है एक्चुअली वो फोर्स ही है, लेकिन ये टर्निंग फोर्स होती है, घुमाने वाली फोर्स होती है, घूमती हुई चीज़ों को तेज़ करती है, रोकती है, घुमाती है। तो टॉर्क जो है वो टर्निंग फोर्स को कहा जाता है या मोमेंट ऑफ फोर्स को कहते हैं। बच्चों, ये इस तरह से आपका एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया टॉर्क के बारे में कि टॉर्क क्या चीज़ है, वो टर्निंग फोर्स है, घुमाने वाली फोर्स है। अब हम अपना टॉपिक जो अपने टेक्स्ट के मुताबिक शुरू करेंगे। तो हमारे टेक्स्ट में टॉपिक कुछ यूँ शुरू होता है कि टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस, कि टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है व्हेन अ नट इज टाइटन्ड विद द हेल्प ऑफ स्पैनर। कि टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क पैदा होगा, जाहिर है वो तो पैदा होना ही है, जब घूमने का असर तो पैदा होगा, टर्निंग इफेक्ट तो पैदा होगा। व्हेन अ नट इज टाइटन्ड विद द हेल्प ऑफ स्पैनर, जब किसी नट को स्पैनर की मदद से टाइट किया जाता है। तो टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस, के टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है व्हेन अ नट इज टाइटन्ड विद द हेल्प ऑफ स्पैनर, जब किसी नट को स्पैनर से टाइट करते हैं ना तो टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, टॉर्क पैदा होता है। फिर देखो बुक में बताते हैं कि टर्निंग इफेक्ट इंक्रीजेस, कि ये टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क बढ़ेगा इफ़ यू पुश हार्डर द स्पैनर, यानी ये टॉर्क बढ़ेगा अगर आप स्पैनर को ज़्यादा पुश करेंगे, मतलब आप उस पर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, टॉर्क भी ज़्यादा होगा। अगर फोर्स कम लगाओगे तो टर्निंग इफेक्ट भी कम होगा। जाहिर है फोर्स लगाने से टर्निंग फोर्स बढ़ेगी, अगर फोर्स कम लगाओगे तो टर्निंग फोर्स यानी टॉर्क भी कम होगा। सेकेंडली उन्होंने ये बताया है कि टर्निंग इफेक्ट आल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्पैनर। टर्निंग इफेक्ट का इंसार स्पैनर की लेंथ पे भी होता है। जो टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क पैदा होता है उसकी स्पैनर की लेंथ पे भी इंसार होता है। लॉन्गर द हैंडल ऑफ स्पैनर, स्पैनर के हैंडल की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, ग्रेटर विल बी द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स का टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। बच्चों, एक तो यहाँ तक ना हमें दो बातें पता चल गई कि टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है जब नट को स्पैनर की मदद से टाइट किया जाता है, और दूसरा हमें पता चल गया कि टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क का इंहिसार दो बातों पर है, नंबर वन फोर्स पे और नंबर टू लेंथ पे। लेंथ जहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं और जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी घूमती है ना, जिसको पाइवट पॉइंट कहा जाता है, इनके दरमियान के डिस्टेंस पे भी होता है। तो जितनी हैंडल की लेंथ ज़्यादा होगी ना उतना टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अब आप अपनी बुक में डेफिनेशन देख लें तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये जो टर्निंग इफेक्ट है ना फोर्स का यही जो टर्न पैदा करने का असर है, घुमाने का असर है, दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। इसे ही हम टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, के टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का जो घुमाने का असर है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, एंड इट्स यहाँ थोड़ी सी चेंज करनी है अपने बुक के अंदर, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड मोमेंट आर्म एल। एक्चुअली ना मैंने मोमेंट आर्म की डेफिनेशन अलग कर देनी है, तो आप अपने टेक्स्ट में इस तरह से कर लीजिएगा, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ, यहाँ तक लिखा हुआ है, आगे आपने लिख लेना एंड मोमेंट आर्म एल। मोमेंट आर्म अलग से डिफाइन करेंगे, इस तरह से ये लाइन जो है ना वो स्प्लिट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, तो हमें याद करने में आसानी रहेगी। तो टॉर्क की डेफिनेशन कर दी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, के फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है, फोर्स का जो घुमाने का असर है, उसके टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, और उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ
एंड मोमेंट आर्म एल। फोर्स एफ और मोमेंट आर्म एल जो है इसके प्रोडक्ट के इक्वल होती है। बच्चों टॉर्क वाकई इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। जिस तरह से ये देखें ना, दरवाज़ा एक पॉइंट के गिर्द घूमता है, तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ हैंडल लगा होता है, ये पाइवट पॉइंट होता है जिसके गिर्द दरवाजे ने घूमना है। यहाँ पर आप दरवाजे को खोलते और बंद करते हैं तो आपको टॉर्क पैदा करना उसमें आसान होता है। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जिस तरह से आप इसके करीब चलते जाएंगे ना, जिसके गिर्द दरवाज़ा घूमता है वो कब्ज़ों के करीब जाओगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगा के टॉर्क पैदा करना होगा। यानी यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगती है टॉर्क पैदा करने के लिए, लेकिन आप जैसे जैसे कब्ज़ों से दूर हटते हैं, यानी ये लेंथ ज़्यादा होती है, तो कम फोर्स से ही उसमें टॉर्क पैदा किया जा सकता है। यानी टॉर्क का इंसार दो बातों पर, एक तो आपके फोर्स पे है ना, फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो टॉर्क ज़्यादा पैदा होगा, कम फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क भी कम पैदा होगा। लेकिन दूसरा इंसार इस बात पे भी है, कब जहाँ फोर्स लगाते हैं और जिस पॉइंट के बॉडी घूमती है इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा रखोगे ना उतना कम फोर्स से आसानी से आप लोग टॉर्क पैदा कर लेंगे। तो इसलिए डेफिनेशन भी होगी और हमने मैग्नीट्यूड भी बता दी कि टॉर्क की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड मोमेंट आर्म एल। अब जरा मोमेंट आर्म की डेफिनेशन देखें। मोमेंट आर्म की डेफिनेशन यूं होगी कि दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पाइवट पॉइंट जो है ना पॉइंट ओ, उनके दरमियान का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्योंकि एंगल 90 का बनता है। दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू दी पाइवट पॉइंट विच इज पॉइंट ओ अबाउट विच बॉडी रोटेट, दिस डिस्टेंस ओ पी, ये जो डिस्टेंस है ना ओ से लेकर पी तक, दिस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। तो ये अलग से डिफाइन करना। The perpendicular distance between line of action force to the pivot point which is point O about which body rotate, this distance OP, ये जो distance है ना OP, this is called moment arm। ये फासला moment arm कहलाता है। देख लें, सुन लें फिर से। perpendicular distance between line of action force to the pivot point which is point O about which body rotate, this distance OP is called moment arm। इसको हम moment arm कहते हैं। बच्चों फाइनली लास्ट में आप देखें तो टाई इक्वल टू एफ एल हो गया। अगले पेज पे जाएंगे तो आपको जो है एक स्पेशल केस मिलेगा। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि टॉर्क हो गया फोर्स और मोमेंट आर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। नंबर वन बात तो ये है कि अगर आप फोर्स ही जीरो कर दें तो ज़ाहिर है टॉर्क तो जीरो होगा। जब फोर्स जीरो करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो ही टॉर्क जीरो होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि टॉर्क उस वक्त भी जीरो होता है जब हम फोर्स तो अप्लाई करें, लेकिन मोमेंट आर्म जीरो होने से भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। मोमेंट आर्म कैसे जीरो होता है? देखो, अगर आपकी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स पाइवट पॉइंट से गुजरी, यानी आप लोग फोर्स यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर, तो अगर आपकी फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगी ना तो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स पाइवट पॉइंट से गुजरेगी। अब मोमेंट आर्म नहीं है क्योंकि पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का ये दरमियानी फासला मोमेंट आर्म है। अगर आपकी फोर्स ही यहाँ आ गई तो फिर पाइवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के दरमियान तो डिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, तो मोमेंट आर्म जीरो होगा। और जब मोमेंट आर्म जीरो हो तो टॉर्क तब भी जीरो हो जाता है। अगर आप इधर से फोर्स लगाएंगे ना तब भी आपकी ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होगी ना, ये सारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बन जाएगी। फिर भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो कि पाइवट पॉइंट से गुजरेगी, फिर भी आपका मोमेंट आर्म जीरो होगा। और जब भी मोमेंट आर्म जीरो होगा तो आपका टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया ना, देखें ये दरवाज़ा है, हम लोग ये दरवाजे पे यहाँ फोर्स लगाते हैं ना, अगर आप दरवाजे पे यहाँ फोर्स लगाते हो तो आपकी फोर्स जो है ना दरवाजे के राइट एंगल पर लग रही है। ये देखें कि जो फोर्स है ना वो दरवाजे के साथ राइट एंगल पर लग रही है, राइट एंगल पर। तो अगर आप फोर्स यहाँ कब्जों पे जाके लगाओगे ना तो फिर आप टॉर्क पैदा नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपकी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स और पाइवट पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस खत्म हो गया, मोमेंट आर्म खत्म हो गया। जब मोमेंट आर्म जीरो होगा तो टॉर्क भी जीरो होगा। दूसरा, आप तजर्बा करके देख लें, आप फोर्स दरवाजे पे इस तरह ना लगाएं बल्कि दरवाजे पे इस तरह फोर्स लगाएं। ये देखिए, इस तरह फोर्स लगाने से भी टॉर्क पैदा नहीं होता क्योंकि ये अब आपकी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स बन जाएगी। जब भी आपने फोर्स ऐसे लगाई कि आपके लाइन ऑफ एक्शन फोर्स और पाइवट पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस खत्म हो गया, यानी मोमेंट आर्म जीरो हो गया, या फोर्स आप ऐसे लगाएं कि आपकी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स पाइवट पॉइंट से गुजर जाए, तो जब आपकी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स पाइवट पॉइंट से गुजरेगी फिर मोमेंट आर्म डिफाइन ही नहीं होता। जब मोमेंट आर्म जीरो होता है तो देखिए यहाँ फोर्स लगाने से टर्न नहीं पैदा होता, यहाँ फोर्स लगाने से टर्न जो है वो पैदा हो सकता है। तो जब भी आपने ऐसे फोर्स लगाई कि आपकी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स जो है वो पाइवट पॉइंट से गुजरी तो मोमेंट आर्म खत्म हो जाएगा, मोमेंट आर्म जीरो होगा तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। बच्चों अब अगले पेज पे आप लोग देखें, जो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना, टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी, यही हमारा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जो अभी आपको मैंने पैराग्राफ पढ़ाया है ना, इसमें तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन तो टॉर्क की डेफिनेशन कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। नंबर टू, इसमें इंपॉर्टेंट बात है फार्मूला T इज इक्वल टू एफ एल।
और नंबर 3 इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो मोमेंट आर्म की डेफिनेशन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पाइवट पॉइंट विच इज पॉइंट ओ अबाउट विच बॉडी रोटेट दिस डिस्टेंस ओ पी इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, 3 चीज़ें, टॉर्क की डेफिनेशन, फार्मूला और मोमेंट आर्म। एक स्पेशल केस जो एंड में करवाया गया वो खास तौर पे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना वो आपसे पूछेंगे डिफाइन टॉर्क, फाइंड आउट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। डिफाइन टॉर्क, टॉर्क की डेफिनेशन करें एंड फाइंड आउट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। यानी पहले पैराग्राफ से सिर्फ वो डेफिनेशन पूछते हैं। बहरहाल आपको तो मैंने 3 चीज़ें कही हैं ना पहले पैराग्राफ से करने को, लेकिन आप डेफिनेशन तो खास तौर पर कर लेना, उसको हाईलाइट कर लें। वो उन्होंने अक्सर वही पूछी है डेफिनेशन। लेकिन ये अगला पेज जो अब हम शुरू कर ले लगे ना, टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड, ये तो आपने पूरा एंड तक कर लेना, क्योंकि यही उन्होंने पूछना है। पहले पैराग्राफ से तो सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी वाला जो पैराग्राफ है ना ये आप पूरा करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से बेसिकली स्टार्ट होता है, पहले पैराग्राफ से तो सिर्फ डेफिनेशन पूछनी है। बच्चों टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी में सबसे पहले मैं आपको रिजिड बॉडी का बता दूं कि आइडियल सॉलिड बॉडी इन विच डिफॉर्मेशन इज निग्लेक्टेड। ये एक आइडियल सॉलिड बॉडी होती है जिसमें डिफॉर्मेशन यानी बिगाड़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। यानी रिजिड बॉडी का ऐसी सॉलिड बॉडी होती है जिसमें बिगाड़ को हम नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि किसी भी सॉलिड बॉडी पे फोर्स लगाएं तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो आती है, लेकिन हम इसमें डिफॉर्मेशन को निग्लेक्ट कर देंगे। तो ऐसी सॉलिड बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन को आप निग्लेक्ट कर दें, यानी निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन हो, तो उसको हम उस सॉलिड बॉडी को रिजिड बॉडी यानी सख्त बॉडी कहते हैं, जिसमें डिफॉर्मेशन को नज़रअंदाज कर दिया जाए, मामूली से बिगाड़ पैदा हो फोर्स लगाने से, वो सॉलिड बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है। तो नाउ वी फाइंड आउट द फोर्स टॉर्क ड्यू टू फोर्स एफ एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। अब हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे फोर्स एफ की वजह से जो रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रही है। तो फोर्स एफ एक्ट ऑन रिजिड बॉडी एट पॉइंट पी, फोर्स एफ रिजिड बॉडी पर पॉइंट पी पर अमल कर रही है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट पॉइंट, इसका पाइवट पॉइंट से यानी पॉइंट ओ से जो इसका डिस्टेंस है ना, वो जिसके गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है, उससे डिस्टेंस इसका पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखें ज़रा, अब जो असल हिस्सा है वो शुरू कर रहे हैं। टॉर्क ड्यू टू फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। तो फोर्स एफ एक्ट ऑन रिजिड बॉडी एट पॉइंट पी, फोर्स एफ रिजिड बॉडी पे पॉइंट पी पर एक्ट करेगी, और पॉइंट पी का पाइवट पॉइंट से पॉइंट ओ से जिसके गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है, उससे डिस्टेंस किससे बताया गया, पोजीशन वेक्टर आर से। तो देखो टेक्स्ट में लिखते हैं फोर्स एफ इज रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फोर्स एफ को आप उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। बच्चों देखें ना, ये आर है, ये एफ है, दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। ये थीटा आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, ये शिफ्ट हो सकते हैं वहाँ पे, ये दोनों बराबर ही होते हैं, थ्योरम्स हैं 9th-10th के अंदर। तो आर और एफ के दरमियान एंगल थीटा या थीटा ये ले लें। तो फोर्स एफ को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिजॉल्व करें। एक तो थीटा के सामने होगा एफ साइन थीटा, और एक ये बन जाएगा, ये कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा। तो फोर्स एफ के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए गए, तो 2 बने, एक एफ साइन थीटा, दूसरा एफ कॉस थीटा। अब आप देखें ना, ये जो एफ कॉस ऑफ थीटा है ना, ये तो पाइवट पॉइंट के ये जो पोजीशन वेक्टर आ रहे हैं उसके पैरेलल हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो फोर्स एफ को पीछे बढ़ाया जाए तो ये एफ कॉस ऑफ थीटा को यहाँ ला सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। एफ कॉस ऑफ थीटा अब यहाँ भी लिख सकते हैं। तो एफ कॉस ऑफ थीटा को पीछे बढ़ाएं तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स पाइवट पॉइंट से गुजर रही है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना पहले पैराग्राफ में कि वो फोर्स जिसकी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स पाइवट पॉइंट से गुजरी, जब आपके फोर्स लगानी है ऐसे परपेंडिकुलर नहीं लगानी, बल्कि फोर्स लगानी है ऐसी है कि वो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स पाइवट पॉइंट से गुजरे, तो ये देखो टार्क नहीं पैदा कर सकता, टार्क तो परपेंडिकुलर फोर्स ही पैदा कर सकती है। तो एफ कॉस ऑफ थीटा का लाइन ऑफ एक्शन फोर्स जो कि पाइवट पॉइंट से गुजर रही है, तो पॉइंट ओ के गिर्द ये टॉर्क पैदा नहीं कर पाएगा। तो जो फोर्स का कंपोनेंट इस पोजीशन वेक्टर आर के परपेंडिकुलर है ना, वो एफ साइन थीटा है, और इसी की वजह से टॉर्क पैदा होगा। तो टॉर्क पैदा करने के लिए फोर्स पूरी नहीं, सिर्फ एफ साइन थीटा इस्तेमाल हो रहा है, और आर के कंपोनेंट नहीं बनाए तो आर तो हम पूरा यूज कर लेंगे ना। तो टॉ इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इंटू आर हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। देख लें ये पैराग्राफ कि नाउ वी कंसिडर द टॉर्क ड्यू टू फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। फोर्स एफ एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी एट पॉइंट पी, फोर्स एफ रिजिड बॉडी पे पॉइंट पी पर अमल कर रही थी। पॉइंट पी का पाइवट पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है, उससे डिस्टेंस जो है वो किससे बताया गया था, पोजीशन वेक्टर आर से। फोर्स एफ को रिजॉल्व किया गया उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एक एफ साइन थीटा बना, दूसरा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस ऑफ थीटा की वजह से पॉइंट ओ के गिर्द टॉर्क कितना हो गया, 0, बिकॉज इस लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू पाइवट पॉइंट, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन पाइवट पॉइंट से गुजर गई।
तो जो टॉर्क पैदा होगा अबाउट हो दैट इज ओनली ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वो फोर्स के सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से पैदा होता है, और वो कौन सा है, एफ साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू आर है। तो टाउ इज इक्वल टू एफ साइन थीटा हमने सिर्फ यूज किया, आर कंप्लीटली यूज कर ली मैग्नीट्यूड, एफ साइन थीटा इंटू आर, आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। इस फार्मूले के बाद वाले पैराग्राफ में देखिए, ऑल्टरनेटिवली कहते हैं मुतबादल तौर पर मोमेंट आर्म एल जो होगा ना दैट इज द कंपोनेंट ऑफ आर। अब जो आपने मोमेंट आर्म बनाना है ना, वो आर का वो कंपोनेंट लेना है दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, जो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर, क्योंकि जाहिर है कि एफ हो या आर हो वही कंपोनेंट इस्तेमाल हो सकता है जो परपेंडिकुलर हो फोर्स के क्योंकि वही टर्न दिलवा सकता है ना, वही घुमा सकते हैं। बाकी जो पैरेलल वाले कंपोनेंट होते हैं ना वो तो यूज ही नहीं होते। तो अल्टरनेटिवली मुतबादल तौर पर मोमेंट आर्म एल इज द कंपोनेंट ऑफ आर, वो आर का वो कंपोनेंट होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। देखो ना, आर एफ में एंगल थीटा है, यही थीटा हमने यहाँ शिफ्ट किया, ये एफ के पैरेलल एफ ले रखी है, एफ के पैरेलल एफ ले रखा है। तो आर के जरा कंपोनेंट बना के देखिए ना, ये थीटा है ना, तो ये आर साइन थीटा होगा, ये कौन सा होगा हमारे पास, आर कॉस थीटा होगा। अब आर कॉस थीटा, तो आप देखें ना, ये अगर आर कॉस थीटा, ये वाला आर कॉस थीटा है, अगर ये आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा जो है ना वो तो फोर्स के पैरेलल जा रहा है, वो तो फोर्स के पैरेलल हो जाएगा, तो जो फोर्स के परपेंडिकुलर वो तो आर साइन थीटा है। तो अल्टरनेटिवली जो हमारा मोमेंट आर्म एल होगा ना वो कंपोनेंट ऑफ आर होगा, लेकिन आर का वो कंपोनेंट होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसी पे फोर्स लग के इसको घुमा सकती है। तब आर के कंपोनेंट बनाए तो आर का भी कंपोनेंट आर साइन थीटा ही इस्तेमाल हुआ, तो आर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, एफ आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन 1 और 2 दोनों से हमें ये पता चला कि जो टॉर्क है ना वो तो आर एफ साइन थीटा है, यानी साइन थीटा खत्म करें, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में ही आता है, तो टॉर्क जो है ना वो फोर्स और जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट भी वेक्टर ही आ रहा है कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ। इक्वेशन 1 और 2 से यही बात पता चल रही है, क्योंकि साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो बहरहाल साइन थीटा खत्म कर दें तो ये हमारे पास टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होगा। अगर इसको आपने एक्सपेंड करना है तो टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ को आर एफ साइन थीटा एन हैट हो जाए। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं। अब हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो आर एफ साइन थीटा होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा एन हैट लिखेंगे। आर एफ साइन थीटा जो है ना, ये जो हम पहले भी लिख रहे थे, ये टॉर्क की मैग्नीट्यूड है, एन हैट टॉर्क की डायरेक्शन है, और जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है ना वो प्लेन जिसमें आर और एफ वाक़ होते हैं, जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है ना वो प्लेन जिसमें आर और एफ वाक़ होते हैं उसके परपेंडिकुलर होती है। मसलन ये आर है ना, ये एफ है, जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। यानी अगर ये आर है ये एफ है, तो ये जो पेंसिल मैंने पॉइंटर खड़ा किया हुआ ना ये टॉर्क की डायरेक्शन आर और एफ के प्लेन के कैसे होगी, परपेंडिकुलर। और ये राइट हैंड रूल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से फाइंड आउट की जाती है। आपको करना सिर्फ ये होता है, राइट हैंड रूल कैसे लगाना है, आर और एफ की टेल्स को मिला लें, आर और एफ की टेल्स को मिलाएं, ये देखें ना ये आर है ये एफ है, दोनों की टेल्स को मिला लें, फिर आर क्रॉस एफ करें, आर क्रॉस एफ करें, यानी राइट हैंड की फिंगर्स को आर से एफ की तरफ कर्ल करें। जब राइट हैंड की फिंगर्स को आर से एफ की तरफ कर्ल करेंगे, कीपिंग थंब रेक्ट, अंगूठा सीधा रखेंगे तो सीधा अंगूठा टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। आर क्रॉस एफ करना है, टॉर्क निकलेगा आर क्रॉस एफ, यानी राइट हैंड की फिंगर्स को आर से एफ की तरफ कर्ल करें, कीपिंग थंब इरेक्ट, अंगूठा सीधा रखें। तो देखें जब आप आर क्रॉस एफ करेंगे तो थंब इरेक्ट रखेंगे तो इरेक्ट थंब जो है वो इस पेंसिल के साथ आएगा। तो आर क्रॉस एफ करने से टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी। बहरहाल बात ये याद रखनी है कि जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है वो आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी टॉर्क की डायरेक्शन। ऐसा ही यूनिट टॉर्क का क्या होगा, फोर्स का न्यूटन, पोजीशन वेक्टर मीटर में है तो न्यूटन मीटर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। सो बच्चों अब आते हैं हम लोग इसके लास्ट पैराग्राफ की तरफ। आखिरी जो इसका पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ में देखें वो लिखते हैं जस्ट एज फोर्स डिटरमिन द लीनियर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी। जिस तरह से फोर्स किसी भी बॉडी में लीनियर एक्सेलेरेशन डिटरमिन करती है, क्योंकि फोर्स लगे ना तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, फोर्स ना लगे ना, देखें एक बॉडी रेस्ट पर है, एक टेबल पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ, उसका वेट डाउनवर्ड है, रिएक्शन अपवर्ड है, ये दोनों इक्वल ऑपोजिट है, नेट फोर्स तो जीरो होगी, तो ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, फोर्स नहीं लग रही। इस तरह एक साइकिल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, कब जाएगा, अगर 10 न्यूटन फोर्स आगे को लगाते हैं, 10 न्यूटन फ्रिक्शन है, आपकी फोर्स उस फ्रिक्शन को खत्म कर देगी, अब ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना कम होगी। इस पर नेट फोर्स जीरो है ना तो रेस्ट पे है, इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगी ना, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा,
यही न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है कि अगर किसी चीज़ पर फोर्स ना लगे ना, यानी नेट फोर्स जीरो हो जाए, या तो चीज़ें रेस्ट पे रहती हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलती है। लेकिन अगर फोर्स लगे तो फिर स्टेट चेंज होती है, यानी एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन तभी आएगा ना कि जब फोर्स लगेगी, इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट बदल जाएगी। इस पर फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएं, यानी इतनी फोर्स लगाएं, जैसे 12 न्यूटन लगा दें तो 12 में से 10 तो फ्रिक्शन खत्म करेंगे, लेकिन 2 न्यूटन जो एक्स्ट्रा होंगे वो इसकी वेलोसिटी बढ़ाएंगे, और वेलोसिटी का बढ़ना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर फोर्स ना लगे तो या चीज़ें रेस्ट पे रहती हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती हैं, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है। लेकिन फोर्स लगेगी तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी अगर नेट फोर्स जीरो ना हुई तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी का बढ़ना एक्सेलरेशन का रहता है। यानी अगर फोर्स लगे तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन नहीं रहती। तो बहरहाल आखिरी पैराग्राफ देखें कि मैंने फोर्स इफेक्ट ऑन अ बॉडी, कि जब फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है तो क्या होता है? जस्ट एज फोर्स डिटरमिन द लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी। जिस तरह फोर्स किसी बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन मालूम करती है ना, तो टर्निंग फोर्स टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिटरमिन द एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन मालूम करती है, तो टर्निंग फोर्स टर्निंग यानी एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करती है। बच्चों ये 5th चैप्टर में आपको बताएंगे, जिस तरह F इजिकल टू एम ए होता है ना, इस तरह टॉ इजिकल टू आई अल्फा होता है। फोर्स की जगह टर्निंग फोर्स आती है, फोर्स की जगह क्या आ जाती है? टर्निंग फोर्स। मास की जगह टर्निंग मास, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते होते हैं। फोर्स की जगह टर्निंग फोर्स आती है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी टर्निंग मास, इसको एंगुलर मास भी कहा जाता है। एक्सेलेशन की जगह एंगुलर एक्सेलेशन। जिस तरह F इजिकल टू एम ए है ना, ये लीनियर मोशन के लिए होता है F इजिकल टू एम ए, तो टा इजिकल टू आई अल्फा ये एंगुलर मोशन के लिए होता है, रोटेशनल मोशन के लिए। तो फोर्स की जगह टर्निंग फोर्स आ जाती है, मास की जगह टर्निंग मास आ जाती है, एक्सेलेशन की जगह टर्निंग यानी एंगुलर एक्सेलेशन आता है। एंगुलर का वर्ड भी रोटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो बात ये होती थी कि जस्ट एज फोर्स डिटरमिन द लीनियर एक्सेलेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, जिस तरह फोर्स किसी बॉडी में लीनियर एक्सेलेशन मालूम करती है, यानी फोर्स लगे तो मैंने आपको समझाया ना, फोर्स ना लगे तो फिर तो एक्सेलेशन नहीं होता। फोर्स डिटरमिन करती है लीनियर एक्सेलेशन, एंड टर्निंग फोर्स यानी टॉर्क डिटरमिन द एंगुलर एक्सेलेशन। तो टॉर्क जो है किसी बॉडी का एंगुलर एक्सेलेशन डिटरमिन करता है। तो फोर्स जो टार्क होता है ना, दैट इज द एनालॉगस ऑफ फोर्स। टार्क फोर्स का मुमासिल है, टार्क फोर्स जैसा ही होता है, टर्निंग फोर्स है ना, फोर्स जैसा होता है, लेकिन ये टर्निंग फोर्स होती है रोटेशनल मोशन के लिए। तो टार्क इज द एनालॉगस ऑफ फोर्स, टार्क फोर्स का मुमासिल ही है, मिलता जुलता है, लेकिन फॉर रोटेशनल मोशन है। सो व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट, फर्स्ट बच्चों अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हुई या रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगी, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना हो जाएगा? जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, रेस्ट पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते हुए भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जब कोई बॉडी रेस्ट पे होगी या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है ना, तो उनका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी भी क्या हो जाएगा? जीरो। जिस तरह रेस्ट पे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलते हुए एक्सेलरेशन जीरो होता है, और अगर बच्चों एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो फोर्स भी तो जीरो हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना इस इक्वेशन के मुताबिक, एक्सेलरेशन जीरो होने से फोर्स जीरो हो सकती है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन के जीरो होने से टर्निंग फोर्स जीरो हो जाएगी। अगर अल्फा जीरो हो जाए ना तो टॉ भी जीरो हो जाता है। बच्चों इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करें क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्लाह आपका नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।